हाई मॉडल सिग्नल आ रहा है। देखिए कंफर्टेबल होकर देखिए, ये कनेक्टेड है भी, जब देख लीजिए कनेक्टेड है। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में कनेक्टेड है ना। यस सर। चलिए बैठिए। ये इस छोटे से शॉर्ट वीडियो में मैं आपको 3 बात बताऊंगा। एक है जनरेटर, दूसरा है ट्रांसफार्मर, और तीसरा है एडी करंट्स या फैकॉल्ट करंट। एडी करंट्स और फैकॉल्ट्स करंट, ये बताऊंगा, ठीक है ना। फैकॉल्ट्स, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, इससे सवाल आपके बोर्ड में बनता है। केवल आप जानते रहेंगे, याद रहेगा तो भी आपका काम बन जाएगा। ट्रांसफार्मर एंड लॉसेस इन, हाँ सब बता रहे हैं, सुनिए। एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, खूब गौर से देखिए, ये 3 बात हमें इधर देखिए। ये 3 बात इस 40-45 मिनट बचा है, इसमें हम लोग कवर कर सकते हैं। और चूंकि आपका प्री बोर्ड आ गया 2 दिन बाद, तो इसके बाद से आगे का रोक दीजिए। करीब सारा हो ही गया, अब रिवाइज करके आप दीजिए, फिर बोर्ड में बाकी जो होगा उनको बढ़िया से कर देंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर और एडी करंट्स और फैकॉल्ट्स करंट, ये 3 बार बता रहा हूं। जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, एडी करंट्स और फैकॉल्ट्स करंट, ये 3 बार मैं आपको समझा रहा हूं। खूब बढ़िया से समझिए, एक बात देखिए। सबसे पहले मैं आपको एडी करंट्स या फैकॉल्ट करंट बता रहा हूं। गौर से देखिए, किसी मेटलिक एरिया में, मान लीजिए कोई मेटल का एक एरिया है, मान लीजिए कोई एक मेटलिक फ्लीस है, ठीक है ना। मान लीजिए अभी तक तो आपने वायर में देखा, वायर में जो करंट डेवलप हुई, वो लेंस लॉ के अकॉर्डिंग थी। जिस रीजन से डेवलप हो रही थी उस रीजन का अपोज कर रही थी। लेकिन एक मेटलिक पीस में भी करंट डेवलप होती है। अगर किसी मेटलिक पीस में, मान लीजिए मेटलिक प्लेट है, गौर से देखिए, इधर देखिए, बंद करिए उसको यार, ये सब बंद कर दो भाई। अगर किसी मेटलिक प्लेट को आप एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में मूव करा देते हैं, अगर किसी मेटलिक प्लेट को एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप मूव कराते हैं, तो उस मेटलिक प्लेट के अंदर भी एक तरह की करंट डेवलप होती है, जिसको एडी करंट या फैकॉल्ट करंट कहते हैं। इस आप उठ के आइए, उस किताब को लेकर उनको भेजिए। अगर किसी, उठ के आइए आराम से। अगर किसी मेटलिक प्लेट को, जैसे मान लीजिए अभी तक आपने पढ़ा, एक बार में अच्छे समझिए, अभी तक आपने पढ़ा कि एक वायर के अंदर अगर आप करंट, एक वायर को अगर आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके अंदर एक करंट इंड्यूस होती है, एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर किसी वायर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आप रखते हैं, ठीक है ना, ये बात आपने अब तक पढ़ी। लेकिन अगर एक मेटलिक प्लेट है, मान लीजिए एक मेटलिक कंडक्टर है, मान लीजिए मेटलिक प्लेट है, इसको अगर आप एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, पकड़िए, हम बताएं, किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे, तो ऐसे केस में भी इसके अंदर एक तरह की करंट डेवलप होती है, जिसको एडी करंट या फैकॉल्ट करंट कहते हैं। इस एडी करंट या फैकॉल्ट करंट का एक ही मकसद होता है, एक ही बेसिक पर्पस होता है, कि वो इस प्रकार से डेवलप होती है कि जो बेसिक रीजन जिसकी वजह से वो डेवलप हो रही है, उसका अपोज करे। ये एडी करंट या फैकॉल्ट करंट इस तरह से डेवलप होती है कि जिस बेसिक पर्पस से ये प्रोड्यूस हो रही है, उसी का अपोज करे। इधर देखिए, बात समझ में आ रही है। इस एडी करंट या फैकॉल्ट करंट के फायदे भी हैं, और इस एडी करंट या फैकॉल्ट करंट के लॉसेस भी हैं। गौर से देखिए, इस एडी करंट या फैकॉल्ट करंट के फायदे भी हैं, और इस एडी करंट या फैकॉल्ट करंट के लॉसेस भी हैं, ठीक है ना। फायदे ये हैं कि इससे जो हीट जनरेट होती है, उसको हम मेटलर्जिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग होती है। जैसे मान लीजिए बहुत तेजी से उसकी व्हील्स मूव कर रही है, जैसे ट्रेन चल रही है, बहुत तेजी से व्हील मूव कर रही है, तो अगल बगल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा के उन व्हील्स को हम जल्दी ही रोक देते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी एडी करंट्स का इस्तेमाल होता है, अभी हम समझा रहे हैं कैसे। और साथ में एडी करंट्स की मदद से, एडी करंट्स को हम मेटलर्जिकल पर्पसेस से भी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि एडी करंट से हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट करने पे हम क्या करते हैं, हम मेटल ओर्स को
मोल्टेन स्टेट में लाके मेटलर्जिकल पर्पसेस में भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं एडी करेंट्स का। और साथ में अगर मान लिया खूब तेजी से कोई व्हील मूव कर रही है ट्रेन उनकी, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी एडी करेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये इसके बेनिफिट्स हैं। और लॉस, नुकसान क्या है इसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इससे अनवांटेड एनर्जी का लॉस होता है। अब फिर से नेट शेल में एक बात सुनिए, अभी तक आपने पढ़ा कि किसी एक वायर के अगल बगल आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके अंदर एक तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं, और इसकी वजह से एक करंट फ्लो करती है। लेकिन एक मेटलिक पीस के एक मेटलिक एरिया, रुके रहिए, कि अगल बगल भी अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसके अंदर भी एक तरह की करंट डेवलप होती है जिसको हम एडी करंट्स या फैकॉल्ट करंट कहते हैं। फैकॉल्ट साइंटिस्ट का नाम है, उसी ने इसकी खोज की थी, ठीक है ना। तो एडी करंट या फैकॉल्ट करंट भी कहते हैं। अब देखिए ये करंट भी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। ये करंट भी जो होती है लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही होती है। कहने का मतलब ये है कि करंट इस प्रकार से इंड्यूस होती है कि अपने इंडक्शन के बेसिक रीजन का अपोज करती है, यानी लेंस लॉ को फॉलो करती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कैसे अपोज करती है। इसको पकड़िए। जैसे मान लीजिए, इधर आइए, आराम से आइए। जैसे मान लीजिए कि ये मेटलिक, ये जो है, एक जगह ध्यान रखिए, टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाक से खत्म करें उसका जाइए। अब आप देखिए, मान लीजिए मेटलिक पीस है और यहाँ पे दो बहुत तगड़े, इसको ऐसे पकड़ लीजिए। मान लीजिए ये मेटल का एक प्लेट है, मान लीजिए मेटल का एक प्लेट है और यहाँ नॉर्थ और साउथ दो स्ट्रॉन्ग हॉर्सशू मैग्नेट लगे हैं। मतलब ये रीजन एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है, एज्यूम कर लीजिए, ठीक है ना। और इसमें इस मेटलिक प्लेट को अगर आप यहाँ से पकड़िए, ऐसे पकड़िए, इसको लेकर अगर ऐसे ऐसे इसमें रिवॉल्व कराते हैं, ऐसे ऐसे उसके अंदर आर पार करते हैं, मतलब अंदर बाहर इस मैग्नेटिक फील्ड के, और अंदर आता है और बाहर जाता है, दोनों ऐसा है ना वीडियो। तो ये इस नॉर्थ और साउथ पोल है, इसके अगल बगल ये मैग्नेटिक प्लेट क्या होती है, ऐसे मूव कर रही है। तो उससे क्या होता है, इसके अंदर एक तरह की करंट डेवलप होती है जिसको कहते हैं एडी करंट या फैकॉल्ट करंट। और इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि इसके मूवमेंट को क्या करना, रिस्ट्रिक्ट करना, ठीक है। अब इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पढ़िए। इसका एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ पोल है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, और ये साउथ पोल है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर किसी मेटलिक प्लेट को इसके इसमें से हम मतलब आर पार कराते हैं, मान लीजिए ऑक्सीलेट करती है इसके इधर से उधर से, तो आप ये देखिए कि जब हम इस मैग्नेट को ऑन नहीं करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जब करंट ऑन करेंगे तभी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जब ऑन नहीं करते हैं तो उसका पीरियड ऑफ एक्सीलरेशन ज्यादा होता है। मैं एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिखा रहा हूँ एडी करंट या फैकॉल्ट करंट को कैसे हम बताएंगे एक्सपेरिमेंटली कि ये एग्जिस्ट करती है, ये कैसे एक्सपेरिमेंटली दिखाएंगे। तो हम करते क्या है, नॉर्थ साउथ दो पोल, दो मैग्नेट ले लिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में, और इसमें से कोई मेटलिक प्लेट को ऐसे ऊपर से बांध के ऑक्सीलेट कराते हैं। तो जब ये मेटलिक प्लेट ऑक्सीलेट कराते हैं और जब हम करंट नहीं ऑन किए रहते हैं, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब करंट नहीं ऑन किए रहते हैं तो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड बहुत ज्यादा होता है। लेकिन जैसे ही करंट ऑन करते हैं तो ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड घट जाता है, क्योंकि एडी करंट या फैकॉल्ट करंट मैं पहले बोल चुका हूँ लेंस लॉ के अकॉर्डिंग ही इंड्यूस होती है। मतलब जिस रीजन से इंड्यूस हो रही है उस रीजन का ये अपोज करती है। तो रीजन क्या है, जब इस मैग्नेटिक फील्ड के बाहर मेटलिक प्लेट जाएगी तो क्या होगा, फ्लक्स घटेगा। जब पूरा मैग्नेटिक फील्ड में है तो फ्लक्स मैक्सिमम है, जब मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगी तो फ्लक्स घटेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, ठीक है ना। तो घटने और बढ़ने दोनों का विरोध करती है। तो घट बढ़ क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ मोशन ऑफ द प्लेट। इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन ऑफ द प्लेट की वजह से फ्लक्स घट और बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो मोशन ऑफ द प्लेट को कैसे अपोज करेगी, जब प्लेट बाहर जाएगी तो एडी करंट इस तरह से डेवलप होगी कि उसको बाहर जाने को अपोज करेगी, ठीक है ना। और जब ये अंदर की ओर आएगी तो एडी करंट ऐसे डेवलप होगी कि अंदर आने को अपोज करेगी, मोशन ऑफ द प्लेट को अपोज करेगी। तो जब इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में करंट नहीं फ्लो करा रहे हैं तब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं है।
जब करंट नहीं फ्लो कराएंगे तो इसका टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि एडी करंट या फैकल्ट करंट नहीं है और इसका मूवमेंट अनरिस्ट्रिक्टेड होगा। लेकिन जैसे ही करंट को ऑन करेंगे इसका टाइम पीरियड घट जाएगा। यस सर, ये एक्सपेरिमेंटल एविडेंस है एडी करंट या फैकल्ट करंट का। तो एडी करंट या फैकल्ट करंट समझ गए? ये वो करंट है जो मेटलिक प्लेट्स में डेवलप होती है। मेटल की कोई प्लेट है उसमें भी एक करंट डेवलप होती है, इसको एडी करंट कहते हैं, जब वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में से मूव करती है। इसके फायदे भी हैं, नुकसान भी है। नुकसान ये है अनवांटेड एनर्जी का लॉस होता है, हीट जनरेट होती है, ये सारी बात होती है। और फायदे क्या है? उस हीट का हम मेटलर्जिकल पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं और उस हीट से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग भी कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग क्या है? जैसे मान लो पहिया ऐसे खूब तेजी से गाड़ी का मूव कर रहा है, रेल का, और उसको रोकना है तो अगल बगल तगड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा देते हैं। अब तगड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेट हट से पहिए के अगल बगल लगा दिया तो तगड़ा मैग्नेट लग गया तो पहिया क्या करेगा? फ्लक्स कटिंग करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कटिंग करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर एडी करंट्स डेवलप होगी, जो उस चेंज जो उस कॉज का अपोज करेगी, जिस वजह से चेंज हो रहा है। वो कॉज क्या है? मोशन ऑफ द पहिया। मोशन ऑफ द पहिया को अरेस्ट करेगी, गाड़ी जल्दी रुक जाएगी। मेरी बात समझ रहे? वहां भी इसका इस्तेमाल करते हैं और मेटलर्जिकल पर्पस में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके फायदे हैं, नुकसान भी हैं, ठीक है ना। ये आपके एडी करंट्स हैं। तो अब देखिए दो डिस्कशन और बचे हैं आपके, जनरेटर, ट्रांसफार्मर एंड लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। आपका जो अभी प्री बोर्ड होने वाला है 4 दिन बाद, इवन बोर्ड में लॉसेज इन ट्रांसफार्मर में सवाल आते हैं कि व्हाट इज कॉपर लॉस, हाउ इट कैन बी रिड्यूस। इधर देखिए कॉपर लॉस क्या है, इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं। एडी करंट लॉस क्या है, इसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर में कौन कौन से एनर्जी लॉसेज हैं? 3-4 एनर्जी लॉसेज हैं, एक दो का नाम भी लिख लेंगे तो 1-2 नंबर का आता है वो भी हो जाएगा। और फिर ये पूछता है कि एडी करंट लॉस क्या है, इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, तो वो भी तरीका बता दे रहे हैं। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड में एक नंबर के पहले बन चुके हैं और फिर दोबारा आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, इधर देखो बेटा, ऐसे नहीं करो, वीडियो भी बन रहा है, क्लास भी खटा से खत्म नहीं होगा। तो ट्रांसफार्मर एंड लॉसेज इन ट्रांसफार्मर बता रहे हैं। ट्रांसफार्मर पहले लॉसेज इन ट्रांसफार्मर बता दें, फिर जनरेटर ट्रांसफार्मर आपको हम बता दें और फिर आज का मैं क्लास खत्म कर दूं। तो लॉसेज इन ट्रांसफार्मर में सबसे पहले देखिए एक होता है कॉपर लॉस, एक होता है कॉपर लॉस, दूसरा होता है एडी करंट लॉस, तीसरा होता है हमिंग लॉस। ट्रांसफार्मर जब चलता है तो आवाज भी करता है, तो साउंड एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? एनर्जी तो वेस्ट हो रहा है, एनर्जी लॉस है, वो भी एनर्जी लॉस है, हमिंग लॉस, आवाज कर रहा है। कॉपर लॉस क्या है कि ट्रांसफार्मर के जो अगल बगल का लोहे का मोटा सा वो बना होता है कॉपर का, उसमें भी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसकी वजह से एनर्जी लॉस होती है। उसमें वाली हीट प्रोड्यूस होती है, भाई करंट फ्लो करती है तो I2RT, ये हीट प्रोड्यूस होगी तो इसकी वजह से भी एनर्जी लॉस होती है, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है कि एडी करंट्स लॉस, ये सबसे बड़ा लॉस है। एडी करंट भी प्रोड्यूस होता है, उसकी जो मेटलिक प्लेट है ट्रांसफार्मर की, वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में होती है। भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती रहती है, चेंजिंग में भाई करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। ट्रांसफार्मर में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में वो होती है उसकी प्लेट्स, तो उसमें एडी करंट्स पैदा होता है, तो एडी करंट लॉस भी होता है। तो एडी करंट लॉस को कैसे मिनिमाइज करेंगे? एडी करंट लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका ये है कि अगर मेटल शीट है तो मेटल शीट में स्लॉटिंग कर दीजिए, यानी कई पार्ट्स में ऐसे तोड़ दीजिए। अगर स्लॉटिंग कर देंगे तो क्या होगा? एडी करंट्स के मूवमेंट का एरिया रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो एडी करंट्स रिड्यूस हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि इस मेटलिक प्लेट को जब करंट नहीं ऑन कर रहे हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ नहीं है, तो ज़्यादा देर तक ऑक्सीलेट कर रही है, और करंट ऑन करने पे मैग्नेटिक फील्ड होने पे कम देर ऑक्सीलेट कर रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर इसको स्लॉट करके यहाँ रख दें तो उस केस से तो ज़्यादा टाइम में ऑक्सीलेट करेगी जब करंट नहीं है। लेकिन उस केस, जैसे मान लीजिए कि, फिर से सुनिए मैं ये बता रहा हूँ, जब इसमें करंट नहीं लगा है इलेक्ट्रोमैग्नेट में, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन सबसे ज़्यादा होगा मेटलिक प्लेट का, ठीक है ना, क्योंकि तब फॉकल्ट करंट नहीं थी। लेकिन जब करंट को ऑन कराया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन घट जाएगा, क्योंकि एडी करंट या फॉकल्ट करंट पैदा होगा जो इसके ऑक्सीलेशन को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। लेकिन तीसरे केस में इसको स्लॉट करके कई पार्ट में तोड़ दिया, पूरी मेटलिक प्लेट है तो बीच बीच में कई पार्ट में इसको कई पार्ट में स्लॉटिंग कर दी, उसकी कई पार्ट में हो गया, तो ऐसे केस में उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन दोनों के बीच में हो जाएगा। बात समझ में आ गई? स्लॉटिंग से क्या होता है कि एडी करंट्स थ्रू आउट द वॉल्यूम मूव करती है, और बीच बीच में से अगर पतले पतले स्ट्रिप्स छेद बना दे
तो क्या होगा, एडी करेंट्स के मूवमेंट का पाथ रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा और साथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और इस रेजिस्टेंस के बढ़ जाने की वजह से एडी करेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी, और एडी करेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी तो स्लॉटिंग करने के बाद टाइम पीरियड जो है उस केस से ज़्यादा होगा जिस केस में इसको बिना स्लॉटिंग के मैग्नेटिक फील्ड में घुमा रहे थे, लेकिन फिर भी उस केस से कम होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। इतनी बात समझ गए? Yes, sir. तो अब ये देखिए इस तरीके से लॉसलेस ट्रांसफार्मर तो क्लास 9-10 में ही पढ़ाता है, याद होगा आप लोगों को। एक कॉपर लॉस भी करंट फ्लो करती है, I2RT जूल हीटिंग की वजह से हीट लॉस होती है। तो कॉपर लॉस को मिनिमाइज करने का तरीका हीट को ड्रेन करें, और हमिंग लॉस, और उसके बाद क्या है, एडी करंट लॉस। एडी करंट के लिए स्लॉटिंग कर दें। एक नंबर का सवाल है आपके बोर्ड में, कई बार आ चुका है, तो ये सब बात ध्यान दीजिए। ऐसे भी पूछ लेगा गिव 2 लॉसेज ऑफ ट्रांसफार्मर, तो कोई नाम ही दे दीजिए। गिव 1 मेथड टू रिड्यूस द क्या कहते हैं एडी करंट लॉस, तो ये इस तरह की बात आप कर दीजिएगा, हो जाएगा, है ना, हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज देखिए, मैं आपको बताने आ रहा हूं, इधर देखिए, इधर देखिए, अरे कॉपर सब किताब में दिया है, किताब में इसको आप देख सकते, कॉपर लॉस, हमिंग लॉस, एडी करंट लॉस, सब ठीक है ना। और अब नेक्स्ट चीज देखिए आप, नेक्स्ट चीज 2 पॉइंट फटाफट देखिए, और आज का ये क्लास खत्म और आपका सिलेबस भी खत्म प्री बोर्ड की पहले तक, है ना। तो अब रुकिए, सुनिए, इधर देखिए, ध्यान से देखिए, मेरी ओर देखिए, इधर देखिए, मैं आपको बताने आ रहा हूं जनरेटर। क्या बताने आ रहा हूं? तो सबसे पहले आप नहीं जान लीजिए, इसका डायग्राम वगैरह मैं ड्रॉ करूंगा, डायग्राम आप किताब से देख लीजिए, हम उसका वर्किंग समझा दे रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल चीज है, जितनी बात मैं बताऊंगा उससे सारे सवाल आपके लग जाएंगे, और डायग्राम बनाना आप सीख लीजिए। इस 9-10 में बताया था, और मैं थोड़ा बहुत पूरा डायग्राम बना के करने में पूरा एक पीरियड लग जाएगा। वो छोड़ दिए, उसको मत दिखाइए, उसको बंद कर दीजिए, हम जो बता रहे हैं उतना सुनिए। इधर देखिए, देखिए ऐसा है, पहली बात तो जनरेटर एक मिसनॉमर है, 9-10 में बताया जाता है, नथिंग इज जनरेटेड, इट इज सिंपली कन्वर्टेड। ऐसा नहीं है कि जनरेटर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं, हम करंट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जनरेटर एक मिसनॉमर है, नाम भले जनरेटर है, एक्चुअल में एक तरह का कन्वर्टर है। इसमें हम मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। बात समझ में आ गई? अब कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है, कैसे करते हैं, ठीक है ना। होता ये है कि जनरेटर में 2 नॉर्थ साउथ पोल होते हैं मैग्नेट्स के अगल बगल, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन आप किताब से देख लीजिएगा, हम बेसिक आपको बता रहे हैं कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आधारित है। 2 नॉर्थ साउथ पोल अगल बगल होते हैं, स्ट्रॉन्ग पोल्स ऑफ मैग्नेट, और बीच में एक कॉइल को हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना। बीच में एक कॉइल को हम रोटेट करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। yes, sir. तो रोटेटिंग EMI है ये, और क्या कहते हैं, पीरियोडिक EMI भी कहते हैं इसको, पीरियोडिक EMI भी कहते हैं। तो 2 एंगल थीटा चेंज करने की वजह से, तो देखिए 2 नॉर्थ साउथ ऐसे होते हैं, ध्यान से देखिए, 2 नॉर्थ साउथ ऐसे होते हैं, बीच में क्या होता है, एक कॉइल होता है, कॉइल में कई टर्न्स होते हैं। कॉइल में पहले किसी एक मेटलिक फ्रेम होता है, और मेटलिक फ्रेम पे तार के कई टर्न्स होते हैं, ठीक है ना, कई टर्न्स उसके अंदर होते हैं। अब उसको क्या करते हैं, उस कॉइल को इस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताए थे रोटेटिंग EMI या पीरियोडिक EMI या रोटेटिंग EMI उसी का एग्जांपल है। तो जब कॉइल रोटेट होता है तो क्या होता है, yes, sir. एक मिनट, कॉइल रोटेट होता है तो क्या होता है, एरिया वेक्टर तो सेम रहता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम रहता है, केवल क्या चेंज करता है, एंगल थीटा चेंज करता है। तो एंगल थीटा चेंज करेगा तो भी फ्लक्स चेंज करेगा, ये पहले बता चुके हैं। फ्लक्स चेंज करने के 3 तरीके हैं, और फ्लक्स चेंज करेगा तो EMF इंड्यूस होगा, तो EMF इंड्यूस होगा, नहीं करिए ऐसे, तो EMF इंड्यूस होगा। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, अगर वो कॉइल रोटेट कर रहा है तो फ्लक्स कितना होगा उस कॉइल के अंदर। अगर B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है जो कि कांस्टेंट है उस रीजन में, A एरिया वेक्टर है, तो BA cos थीटा, और थीटा एंगल है A और B के बीच जो वेरी कर रहा है,
अब अगर ओमेगा एंगुलर स्पीड से कॉइल मूव कर रहा है तो थीटा बराबर ओमेगा टी, थीटा बराबर क्या होगी ओमेगा टी। तो फाई क्या होगा बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर मान लीजिए कि उस कॉइल में n टर्न्स हैं, अगर मान लीजिए नहीं करिए, अगर मान लीजिए उस कॉइल में n टर्न्स हैं तो टोटल फ्लक्स उस कॉइल में कितना होगा फाई नेट बराबर n बी ए cos ओमेगा टी। अब n बी ए को अगर हम मान ले फाई जीरो, n बी ए क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स, n बी ए क्या है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्लक्स। फ्लक्स नेट इतना आ रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी जब ये बराबर 1 होगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, तो ये बराबर 1 होगा तो फाइनाइट मैक्सिमम होगा, तो इस फाइनाइट होगा NBA और फाइनाइट की मैक्सिमम वैल्यू को फाई जीरो मान लीजिए, फाई जीरो मान लीजिए। इसका मतलब है फ्लक्स जो होगा, इधर देखिए, फ्लक्स जो कंटेन करेगा कॉइल वो होगा फाई जीरो कॉस ओमेगा टी। ये किसी भी इंस्टेंट पे कॉइल के अंदर जो फ्लक्स होगा वो फाई जीरो ओमेगा टी होगा, जहां फाई जीरो मैक्सिमम फ्लक्स होगा और वो NBA के बराबर होगा, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, B क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो कांस्टेंट रहेगी और A क्या है एरिया वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। यस सर। तो किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स इतना रहेगा, इतनी बात को आप ध्यान रखिए। yes, बात समझे? मैं आपको क्या कहते हैं ट्रांसफर जनरेटर बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप किसी भी इंस्टेंट पे फ्लक्स कितना हो गया। अब इंड्यूस्ड EMF कितना होगा किसी भी इंस्टेंट पे, क्या होता है इंड्यूस्ड EMF क्या होता है माइनस डी फाई बाई dt। तो यही कर लीजिए माइनस डी फाई बाई dt, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस फाई जीरो हाँ कॉस ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी का क्या होता है माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस साइन ओमेगा टी, प्लस साइन ओमेगा टी और फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा हो जाएगा। यानी E की वैल्यू जो आएगी किसी भी इंस्टेंट पे इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू आएगी sin ओमेगा फाई, यही वो ओमेगा और फाई जीरो की वैल्यू कितनी थी NBA sin ओमेगा टी। यस सर। यानी इंड्यूस्ड EMF जो जनरेटर में होगा वो क्या होगा NBA ओमेगा sin ओमेगा, ये इंड्यूस्ड EMF होगा। यस सर। ये इंड्यूस्ड EMF होगा और ये इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा। ये फ्लक्स को इंड्यूस नहीं कहेंगे, फ्लक्स कहेंगे। फ्लक्स किसी इंस्टेंट पर फाई बराबर फाई जीरो कॉस ओमेगा टी होगा, जहां फाई जीरो NBA है, जहां n नंबर ऑफ टर्न्स है, B मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और A क्या है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। अब d फाई बाई dt करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका इंड्यूस्ड EMF। इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू ये होगी NBA ओमेगा, ये क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF क्या होगी NBA ओमेगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू के लिए sin ओमेगा t 1 होना चाहिए। बस नहीं तो इस मैक्सिमम वैल्यू को E0 मान लीजिए, तो E बराबर E0 sin ओमेगा t, where E0 is maximum value of induced EMF and this is equal to NBA ओमेगा। बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। अब इंड्यूस्ड करंट पूछेगा अगर तो इंड्यूस्ड करंट निकाल लीजिएगा, इंड्यूस्ड करंट बराबर E by R, इंड्यूस्ड करंट बराबर इंड्यूस्ड EMF by R। तो इंड्यूस्ड EMF by R करेंगे तो NBA ओमेगा by R, NBA ओमेगा by R sin ओमेगा t, ये क्या हो जाएगा sin ओमेगा t, ये हो जाएगा इंड्यूस्ड करंट। अब गौर से देखिएगा, देखिए मैं जितनी बातें भी बोल रहा हूँ उन्हीं बातों से प्रश्न बनते हैं। मैं सारी प्रश्न जितने प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले होंगे सब मैं ओरली बोल जाऊंगा, हर बतिया इसके पहले ही बोल रहा हूँ, आगे बोल जाऊंगा। तो मेरी बतिया एक बतिया देखो यार, जो डिस्कशन कर रहा हूँ ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम वैल्यू पूछ दिया कैसे करेंगे, मजा आ जाएगा। है अब पूछेगा ये फाई है, ये ऐसा किसी इंस्टेंट पे इंड्यूस EMF कितना है, इंड्यूस करंट इतना है। अब एक और बात जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए, आप इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तीनों को कि एक यही पूछ लिया कि ट्रांसफार्मर एक मिसनॉमर है, व्हाट डज इट जनरेट्स। तो सारी बात की मेरे से क्वेश्चंस बनते हैं, मैं एक भी बात मैं ऐसी नहीं करता हूँ जो आपके क्वेश्चन हाँ और जो भी सिलेबस में है वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है। कभी ये मत सोचिएगा कि इम्पॉर्टेंट है या अनइम्पॉर्टेंट। जब आप नहीं पढ़ पाए तो आप अंत में क्या करते हैं, कुछ ना कुछ छाट के पढ़ लेते हैं, लड़ गया उसी को। इम्पॉर्टेंट अनइम्पॉर्टेंट कुछ नहीं होता है, पूरा सिलेबस आता है। कहीं से जब सिलेबस में दिया पूछेगा नहीं, पूछ नहीं सकता है। यस सर। हाँ बिल्कुल पूछ सकता है, पूछता है। पूरा सिलेबस देखिए, इधर देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि
पहले आपको मैंने बताया ट्रांसफार्मर क्या है, इसके बाद कट कर दीजिएगा, फिर जनरेटर एक सेपरेट वीडियो 10 मिनट में हो जाएगा, ठीक है ना, लंबा हो रहा है। तो देखिए ये पहले बताया ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर एक अरेंजमेंट है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल जनरेटर, पहले मैंने बताया जनरेटर क्या है। तो जनरेटर क्या है, जनरेटर का नाम से है कि जनरेट करता है, लेकिन जनरेट कुछ नहीं करता, ये मिस नॉर्मल है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, ये एक तरह का कन्वर्टर है, ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बात समझ में आई? तो अब क्या करता है, किस प्रिंसिपल पे करता है, दो नॉर्थ साउथ पोल मैग्नेट होते हैं, बीच में कॉइल रोटेट करता है, कॉइल रोटेट करता है तो थीटा चेंज होता है, थीटा चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ जनरेट होता है तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है तो रेजिस्टेंस से डिवाइड करने का तो इंड्यूस्ड करंट होता है। इस तरह से करंट जनरेट हो जाती है, इस तरह से करंट कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। अब देखिए मैकेनिकल लॉस ट्रांसफार्मर, एक और तरह का लॉस होता है एनर्जी का जिसको मैकेनिकल लॉस कहते हैं। मैकेनिकल लॉस ट्रांसफार्मर में जनरेटर में ज़्यादा होता है और मैकेनिकल लॉस ट्रांसफार्मर में कम होता है, क्योंकि जनरेटर में जो पार्ट्स होते हैं वो मूवमेंट में रहते हैं, तो मैकेनिकल एनर्जी का भी लॉस होता है, इसको मैकेनिकल लॉस कहते हैं। जो अब इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि मैकेनिकल लॉस इज ग्रेटर इन विच, मैकेनिकल लॉस इज ग्रेटर इन क्या कहते हैं, जनरेटर, मैकेनिकल लॉस इज ग्रेटर इन जनरेटर। जल्दी से देखिए क्या बात है, छोड़िए मैकेनिकल लॉस किसमें है, ये बस इसको खत्म कर दें, अब यही सब है। मैकेनिकल लॉस इज ग्रेटर इन जनरेटर, क्योंकि मैकेनिकल लॉस क्या होता है, जो पार्ट ऑफ द जनरेटर होते हैं वो मैकेनिकल मोशन करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर में नहीं करते हैं, ट्रांसफार्मर में नहीं करते हैं, तो इसीलिए मैकेनिकल लॉस जनरेटर में होता है, ट्रांसफार्मर में नहीं होता है, और उसकी इफिशिएंसी इनसे ज़्यादा ही होती है, ठीक है ना। अब आप एक बात और देखिए, ध्यान से देखिए, एक एक बात का मतलब अभी मैकेनिकल लॉस से पूछ दिया, ये बात नहीं सुने रहेंगे कैसे लगाएंगे, ठीक है ना, और टाइम भी कम है, तो एक एक बात को देखिए, उसको रिवाइंड करके देखिए, सब उसी में सब जितना पूछेगा आगे पीछे लॉसेस इन ट्रांसफार्मर आएगा वो कर दीजिएगा। यस सर। अब देखिए ये आपका हो गया मैक्सिमम, ये हो गया फ्लक्स किसी इंस्टेंट पे 5 cos ओमेगा टी, यहाँ 5 0 की वैल्यू ये है। अब d5/dt करेंगे तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनिए, इंड्यूस्ड करंट और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये दोनों जो होते हैं वो सेम फेज में होते हैं, सेम फेज में होते हैं। सेम फेज का मतलब ये होता है कि एक ही साथ मैक्सिमम होते हैं और एक ही साथ, देखिए जब देखिए, और एक ही साथ जीरो होते हैं। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ और फ्लक्स सेम फेज में नहीं होते हैं। जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ मिनिमम होता है, और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ मैक्सिमम होता है तो फ्लक्स मिनिमम होता है। फिर से सुनिए इस बात को, इस पे भी प्रश्न बनते हैं, कई बार बने हैं। देखिए फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इन दोनों के बीच फेज एंगल π/2 होता है। फेज एंगल π/2 से ये मतलब है, अगर आपने वेव्स पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि जब फेज एंगल π/2 से मतलब जब ये मैक्सिमम होगा तो मिनिमम होगा, और जब ये मिनिमम होगा तो ये मैक्सिमम होगा, ठीक है ना। लेकिन ईएमएफ इंड्यूस्ड और करंट इंड्यूस्ड सेम फेज में होते हैं भाई। जो करंट या ईएमएफ इंड्यूस होती है वो पीरियोडिक होती है ना, उसका टाइम के अनुसार उसकी वैल्यू चेंज होती है ना। तो जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगी, जब ईएमएफ मिनिमम होगा तो करंट भी मिनिमम होगी। लेकिन जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो फ्लक्स मिनिमम होगा, और जब फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो ईएमएफ मिनिमम होगा। ये मेरे कहने का मतलब, ये भी बात पूछता है। अब इसको आप प्रैक्टिकली एक बार देख लीजिए, फिर वीडियो कट कर दीजिएगा। देखिए इधर देखिए, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये देखिए इस तरीके से, और कॉइल इस तरह से रखा हुआ है, कॉइल रोटेट कर रहा है, कॉइल रोटेट कर रहा है तो ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे करके, फिर ये पैरेलल हो गया, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो गया, फिर ऐसे करेगा, फिर परपेंडिकुलर हो गया, इस तरह से रोटेट कर रहा है। तो अब देखिए मान लीजिए कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है इस तरीके से, ठीक है, पूरा ऐसे से रोटेट करता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फिक्स है। तो जिस समय कॉइल इस प्रकार से है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, उस समय फ्लक्स मैक्सिमम है। यस सर। क्योंकि उस समय एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच एंगल 0 या 180 बन रहा है, दोनों केस में क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम है, फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन इस केस में क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, ठीक है ना। फ्लक्स मैक्सिमम है लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 है, क्योंकि देखिए ये कॉस फंक्शन है और ये साइन है। जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी इसकी मिनिमम आएगी, ठीक है ना। और जब ये ऐसे हो जाएगा,
इधर देखिए, जब जब इस कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा तो क्या होगा, तो ऐसे केस में क्या होगा कि फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर ऊपर जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, तो उस केस में फ्लक्स जीरो हो जाएगा। और जब कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के पैरेलल है तो फ्लक्स जीरो है, और तब इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट मैक्सिमम। ये बात ध्यान रखिएगा और आपके सब सवाल लग जाएंगे, 2-4 नहीं 100%। बंद कर दीजिए।